नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। आज से समंदर में भारत की रक्षा करेगा महाबली स्वदेशी आईएसी विक्रांत। पीएम मोदी ने नेवी को सौंपा देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर। नेवी के झंडे से हटा अंग्रेजों के समय का लाल क्रॉस का निशान। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में उतार चढ़ाव। एनर्जी, पीएससी, आईटी, फार्मा में बिकवाली। एफएमसीजी, मेटल में खरीदारी। सेंसेक्स, निफ्टी मामूली तेजी के साथ बंद। मारुति की गाड़ियों की बिक्री में अच्छी ग्रोथ। पिछले साल के मुकाबले कंपनी ने 26% ज्यादा बेची गाड़ियां। शशांक श्रीवास्तव बोले, ऑटो सेक्टर में ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। राजपथ पर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर हुआ तैयार। 8 सितंबर को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। 20 महीने के बाद फिर से खुलेगा इंडिया गेट। कर्नाटक में लिंगायत मठ के स्वामी शिवमूर्ति गिरफ्तार। स्कूली लड़कियों से यौन उत्पीड़न के लगाए आरोप। पॉस्को में मामला दर्ज। व्हाट्सएप पर फर्जी न्यूज फैलाने वाले पर सख्त कार्रवाई। जुलाई में 23 लाख अकाउंट बंद। और खबरों की शुरुआत करेंगे भारतीय नौसेना के लिए जो बड़ा दिन है उससे, क्योंकि समुद्र में नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को मिल गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे कोच्चि में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इस विमान वाहक पोत को नौसेना को सुपुर्द किया। आईएनएस विक्रांत भारत में बना सबसे बड़ा युद्धपोत है। नौसेना में इस कैरियर के शामिल होने के साथ ही अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके जैसे देशों की में भारत शामिल हो गया, जिसके पास खुद का विमान वाहक पोत बनाने की क्षमता है। इसके साथ ही आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय नेवी को नया निशान भी दिया। इंडियन नेवी के झंडे से अब अंग्रेजों के समय से चला आ रहा लाल क्रॉस का निशान हट गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर बताया। साथियों, आईएनएस विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। आत्मनिर्भरता और आजादी को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जो देश जितना किसी दूसरे देश पर निर्भर है, उतना ही उसके लिए संकट है। जो देश जितना आत्मनिर्भर है, वो उतना ही सशक्त है। भारत की ताकत का उद्घोष करने के लिए आईएनएस विक्रांत तैयार है, तो अनंत आकाश में यही गर्जना हमारे तेजस कर रहे हैं। भारत अपनी सेनाओं को निरंतर आधुनिक बना रहा है, आत्मनिर्भर बना रहा है। आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है। आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है। अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा।
तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। लगभग 20 महीने के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और राजपथ आम जनता के लिए फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा पीएम इंडिया गेट के पास बनी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। हमारी संवाददाता दीपाली नंदा ने इस पूरी खबर पर पूरी डिटेल दी है, देखिए। 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। पिछले करीब 20 महीने से इंडिया गेट और ये जो आप राजपथ का रास्ता देख रहे हैं ये बंद था। यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर काम लगभग पूरा हो गया है और सूत्रों से हमें ये जानकारी मिल रही है कि 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो पूरा रास्ता है जो अब तक बंद था निर्माण कार्य की वजह से, इसे जनता के लिए खोल देंगे। सबसे खास बात, मेरे पीछे जो आप ये इंडिया गेट देख रहे हैं जो कि दिल्ली की पहचान है, यहाँ पर जाने का रास्ता भी बंद था क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर ही ये हिस्सा आता है। यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि 8 सितंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे और ये जो प्रतिमा है ये इंडिया गेट के नीचे लगाई जाएगी जहाँ पर पहले कभी ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति थी। और ये इस मूर्ति की विशेष बात ये रहेगी कि ये काले ग्रेनाइट से बनाई गई है नेताजी की प्रतिमा और तेलंगाना में खास तौर पर ये काला ग्रेनाइट पाया जाता है जिससे इस मूर्ति को तैयार किया गया है। तो तैयार हो जाइए, 8 सितंबर की शाम को यहीं पर जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ एक खास प्रोग्राम किया जाएगा और ये जो रास्ता है एक बार फिर से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। दीपाली नंदा, राजपथ। और अब बात करेंगे मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन बाजार के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा। आज सेंसेक्स 37 पॉइंट चढ़कर 58,803 और निफ्टी 3 पॉइंट गिरकर 17,539 पर बंद हुआ। बाजार का पूरा हाल समझते हैं यतिन मोता से। यतिन, बताइए क्या कुछ रहे आज के बाजार के हाइलाइट्स। तो अगर आज शेयर बाजार के एक्शन की बात करें तो काफी उतार चढ़ाव इंट्राडे बेसिस पे आपको देखने मिला। इनफैक्ट पूरे हफ्ते हमने भारी उतार चढ़ाव देखा। आज की अगर हम बात करें तो मार्केट्स बिल्कुल ही फ्लैट नोट पे आपको बंद होते हुए नजर आए। अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक की बात करें तो एनबीएफसी कंपनीज और स्पेसिफिकली आईटी फार्मा कंपनीज में आपको थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस शेयर्स में आपको खास करके बिकवाली आती हुई दिखाई दी। इन जनरल अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो 3:4 एनएससी पे दर्ज हुआ। एफएमसीजी और मेटल शेयरों में आपको थोड़ी बहुत खरीदारी का आलम आता हुआ दिखाई दिया। ब्रॉडली अगर हम मिड कैप एंड स्मॉल कैप इंडिसेस की बात करें तो वहां भी आज थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिली। इसके अलावा यतिन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन से सेक्टर्स रहे जहां पर आज हमें दबाव दिखा और कहां थोड़ा एक्शन रहा। तो निफ्टी की बात करते हैं। सबसे पहले जहां आपको काफ़ी सारे गेनर्स स्टॉक का दिखेंगे फ्रंटलाइन स्टॉक्स में, खास करके आईटीसी और अदानी पोर्ट्स में लगभग 0.25% की बढ़त आपको देखने को मिली अच्छे वॉल्यूम्स पे। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और एलएनटी में भी लगभग आपको 1.5-2% के आसपास का गेन आता हुआ दिखाई दिया। लूजिंग एंड पे आपको थोड़े बहुत ऑटो शेयर्स खास करके हीरो मोटोकॉर्प दिखेगा जो लगभग 2% नीचे था। इसके अलावा बीपीसीएल, श्री सीमेंट, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स में आपको बिकवाली देखने को मिली, खास करके श्री सीमेंट जो लगभग पहले अक्टूबर से आपको निफ्टी के बाहर होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा ट्राइडेंट, एस्ट्रल और सन टीवी जैसे मिड कैप शेयरों में आपको काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। अगर हम सन टीवी की बात करें तो वायदे बाजार में अच्छे वॉल्यूम्स यहाँ देखने को मिले। लूजिंग एंड पे टाटा एलेक्सी, कोरोमंडल इंटरनेशनल और कॉनकॉर जैसे स्टॉक्स 2 से 2.5% के दबाव के साथ बंद हुए। बहुत शुक्रिया यतिन तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका। और अब बात करेंगे एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी की, जिनका कहना है कि बाजार में ग्रोथ अच्छी है। नवीन कुलकर्णी के अनुसार बाजार के अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी खरीदारी हो रही है और ये बाजार के लिए काफी अच्छा संकेत है। देखिए, मार्केट तो काफी स्ट्रांग रहा है। ये जो रैली भी रही है तो ये रैली में जो इंडिया का जो ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखा है वो काफी ब्रॉड बेस्ड रहा है। क्योंकि पहले भी जब अगर आप 2018 में जब मार्केट करेक्ट हुआ था एंड उसके बाद जब वापस मार्केट इंप्रूव होना चालू हुआ था, उस टाइम मार्केट का विड्थ जो था वो बहुत नैरो हो गया था। तो टॉप 20 स्टॉक्स थे वर्सेस द नेक्स्ट लेट्स से 80 स्टॉक्स एंड टॉप 100 स्टॉक्स में बहुत बड़ा डाइवर्जेंस था। इस बार क्या हो रहा है कि मार्केट की विड्थ बहुत ज्यादा अच्छी है
एंड नए नए सेक्टर की पार्टिसिपेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये आई वुड से आर क्लियर साइंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल लॉन्ग टर्म बुल रन। कि 3-4 महीने में तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरल स्टोरी तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रही है मुझे। तो वहीं दूसरी तरफ देश की बड़ी ऑटो कंपनी में से एक मारुति सुजुकी की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छी रही है, कहना है मारुति के सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मार्केटिंग एंड सेल्स शशांक श्रीवास्तव का। साथ ही शशांक श्रीवास्तव ने यह भी कहा कि ऑटो सेक्टर की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है। देखिए, डोमेस्टिक मार्केट की अगर मैं बात करूं तो मारुति सुजुकी की जो टोटल सेल है इंक्लूडिंग सुपर कैरी सेल 1,37,500 थी कंपेयर्ड विद 1,05,775 पिछले साल। तो अच्छी ग्रोथ है, ये करीब 30% की ग्रोथ है। और अगर पैसेंजर व्हीकल के हवाले से बात करें तो 1,34,000 अगेंस्ट 1,03,000 गुज़िश्ता साल के, यानी इधर भी 30% की ग्रोथ है। इंडस्ट्री की हम बात करें तो इंडस्ट्री में 3,29,000 गाड़ी बिकी और ये पिछले साल 2,60,000 के मुकाबले 26% ज्यादा है। तो अच्छा महीना रहा। इनफैक्ट ये तारीख का जो अगस्त है, अगस्त के सबसे ज्यादा सेल का महीना रहा और ये तीसरा सबसे ज्यादा सेल का महीना रहा इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में। और देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार इस महीने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक नई पॉलिसी में मुख्य ध्यान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम पर रहने वाला है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण, बताएं क्या कुछ है ये पॉलिसी, क्या कुछ होगा इसके तहत? दरअसल सरकार हर 5 साल पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान करती है, जिसके तहत एक्सपोर्टर्स को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग कदम उठाए जाते हैं। और ये जो अंतिम पॉलिसी थी वो 2020 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन कोरोना की वजह से सरकार उसी पॉलिसी को 2 साल तक आगे बढ़ाती रही। लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक इसी महीने अगले 5 साल के लिए बिल्कुल खास और नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का ऐलान होने वाला है। ये जो नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होगी उसकी हेडलाइन या फिर क्या मुख्य आकर्षण का केंद्र रहने वाला है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी देश के हर जिले से कोई ना कोई कम से कम एक प्रोडक्ट होगा जिसका एक्सपोर्ट किया जाएगा, जिसके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी देश के हर जिले का नाम दुनिया भर में रोशन होगा, ये कोशिश की जाएगी। और इस स्कीम का खाका तैयार कर लिया गया है। पहले चरण में 50 जिलों की पहचान की गई है और उस पर कुल मिला के 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा भी जा चुका है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में इसे शामिल कर लिया जाएगा और सरकार इसी महीने इसका ऐलान कर सकती है। अब आप पूछें कि ऐसा संभव है कि हर जिले से कोई ना कोई एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा सके, तो बता दूं कि इसका खाका भी तैयार हो चुका है, जिले की पहचान हो चुकी है, प्रोडक्ट की भी पहचान हो चुकी है। मिसाल के तौर पर आगरा से लेदर प्रोडक्ट, अलीगढ़ से ताले, अमरोहा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे ढोल नगाड़े हो गए। तो इस तरह के हर जिले में कोई ना कोई प्रोडक्ट है जिसकी पहचान की जा चुकी है। तो एक तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अहम हिस्सा रहने वाला है ये हर जिले से एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जाना, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। हालांकि इसके अलावा ई कॉमर्स के जरिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने पर फोकस होगा। विकासशील देशों में भारत के प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा जाएं, फोकस मार्केट स्कीम का दायरा इसके लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से कई सारे नए प्रावधानों के साथ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपको इसी महीने ऐलान होते हुए दिख सकती है, यानी एक्सपोर्टर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है ये महीना। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण जी आपका। और अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में सियासी उठापटक के बीच अब किराए के चार्टर्ड प्लेन पर राजनीति तेज हो गई है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार ने चार्टर्ड विमान किराए पर लेने का फैसला किया है, जिसके लिए सरकार को 1 महीने का 2 करोड़ का किराया चुकाना होगा, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने सरकार के खर्च पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार को अपने गैर जरूरी खर्चों पर कटौती करना चाहिए और जनता के मुद्दों पर ज्यादा खर्च करना चाहिए। तो वहीं सोरेन सरकार अपने चार्टर्ड विमान किराए पर लिए जाने के फैसले को बिल्कुल सही मानती है। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। कोयला घोटाला मामले में ईडी ने आज उन्हें पूछताछ के लिए तलब किया है। अभिषेक को पूछताछ के लिए कोलकाता के ईडी ऑफिस बुलाया गया, जहां उनसे कई सवाल पूछे गए। अभिषेक बनर्जी ने ईडी से तीसरी बार की ये पूछताछ हो रही है। वहीं ईडी ने अभिषेक बनर्जी की साली को भी 5 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। दरअसल इस मामले में मई में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी
ईडी की अपनी पूछताछ उनसे दिल्ली के बजाय कोलकाता में करे, जबकि कोर्ट ने आदेश दिया। इसके बाद ईडी अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रजीला से कोलकाता में ही पूछताछ कर रही है। कर्नाटक में लिंगायत मठ के स्वामी शिवमूर्ति मुरुगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। शिवमूर्ति पर यौन शोषण के आरोप है। उनके खिलाफ पास्को एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। इससे पहले उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था और अब उनकी गिरफ्तारी की गई। हालांकि बाद में शिवमूर्ति ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें चित्रदुर्ग जेल से अस्पताल में शिफ्ट किया गया। अब डॉक्टर से हरी झंडी मिलने के बाद कर्नाटक पुलिस ओपन कोर्ट में शिवमूर्ति की रिमांड की मांग करेगी। दरअसल शिवमूर्ति पर मठ में पढ़ने वाली 16 साल की बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोप है। और गुजरात दंगों से जुड़े साजिश मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट तिस्ता सितलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने कहा है कि तिस्ता की गिरफ्तारी के बाद से या तो रिमांड या कस्टडी में रही, उन्हें अब जेल में नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी रेगुलर बेल पर हाईकोर्ट फैसला सुना सकता है। अभी के लिए उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तिस्ता सितलवाड़ को पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा है। वो कल कानूनी प्रक्रिया पूरी कर जेल से बाहर आ सकेंगी। 25 जून को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने तिस्ता सितलवाड़ को मुंबई से गिरफ्तार किया था। और कल कोच्चि में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जो कार्रवाई शुरू की है उसके खिलाफ विपक्षी नेता गोलबंदी करने लगे हैं। आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर पलटवार करते हुए कहा कि कोई भ्रष्टाचारियों को नहीं बचा रहा। प्रधानमंत्री को यह देखना चाहिए कि बाकी राज्यों में क्या हो रहा है। अब कोई है केंद्र में अपना कुछ बोलते रहते हैं, हम सब पर ध्यान ही नहीं देते। चलिए निश्चिंत रहिए। प्रधानमंत्री वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं। इधर उधर कोई राज्य में जो हो रहा है कहां से किसको लाने का, तो उन अपना सोचे वो लोग। यहाँ पर तो हम लोग कभी भी भ्रष्टाचारियों को इतने दिनों में बर्दाश्त नहीं किया। एक बार अच्छी तरह जान लीजिए। लेकिन वो क्या बोलते हैं तो वो अपना बोले, हमको उससे क्या मतलब। तो वही नीतीश कुमार की बात को तेजस्वी यादव ने आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर कोई भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है तो वो बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी में जाते ही लोग पाक साफ हो जाते हैं। लगभग 1000 से ऊपर बीजेपी के विधायक हैं, 300 से भी ज्यादा सांसद हैं। किसी एक के घर भी छापा पड़ा? मतलब बीजेपी के जो लोग हैं वो दूध के धुले हैं क्या? अगर उनके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है तो बचा कौन रहा है? जो लोग कह रहे हैं वही लोग बचा रहे हैं। तो ये तो साफ है, स्पष्ट है। आप लोगों ने हर जगह देखा ही होगा कि जो बीजेपी में जाता है वो दूध का धुला हो जाता है। और यूपी में योगी सरकार ने राज्य में चल रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सर्वे करने का आदेश दिया है। यह सर्वे 1 महीने के अंदर पूरा होगा। मदरसों के सर्वे को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात व्हाट्सएप की। भारत में व्हाट्सएप ने 23 लाख से ज्यादा अकाउंट्स को बंद कर दिया है। बैन की बड़ी वजह रही फेक न्यूज फैलाना। बताया गया कि लगातार ऐप से गलत मैसेजेस भेजकर गलत खबरें फैलाने की कई शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद कंपनी ने यह बड़ा कदम उठाते हुए 23 लाख से ज्यादा अकाउंट्स पर कार्रवाई की। इससे पहले जून में भी 22 लाख अकाउंट्स बैन किए गए थे। और क्या आपने क्वाइट क्विटिंग के बारे में सुना है? क्या आप भी वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर चिंतित है? तो देखना मत भूलिएगा आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको गणेश उत्सव की धूम। बने रहिए हमारे साथ। क्या कर रहा है? ब्रेकफास्ट कर ले। तो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और आईटी की दिग्गज टीसीएस आज 18 साल की हो चुकी है। 2004 25 अगस्त को इसकी लिस्टिंग हुई थी और वहां से लेके आज तक की जर्नी जो है वो काबिले तारीफ है। करीब करीब 26% प्रीमियम पे उस समय पर टीसीएस का शेयर जो है वो लिस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था। कुछ और डिटेल जो आपको हिस्ट्री में लेकर जाएंगी, जहां पे कंपनी का प्राइस बैंड 775 से 900 रुपए के आसपास रखा गया था। उस समय पर इशू प्राइस 850 रुपए पर शेयर।
आईपीओ का साइज करीब 4,713 करोड़, जो उस समय का सबसे बड़ा आईपीओ के तौर पे शुमार होता था, और सब्सक्राइब करीब 7-7.5 गुना ये आईपीओ उस समय सब्सक्राइब होता दिखाई पड़ा। इसमें एचएनआई का इन्वेस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्ट बनता हुआ दिखाई पड़ा था। टीसीएस की जर्नी आपके सामने। 2004 में अगर आपने कहीं 1000 शेयर लिए होते तो रफली 8.5 लाख के आसपास वो बैठे होते। 2006 तक आते आते 2000 शेयर 1:1 बोनस के बाद, 2009 तक आते आते 1:1 बोनस के बाद 4000 शेयर, और 2018 तक आते आते करीब 8000 शेयर आपके पास होते, जिनकी आज के दाम पर अगर कीमत आप इवैल्यूएट करेंगे तो करीब 2.6 करोड़ के आसपास बैठती है। प्लस हम सब जानते हैं कि टीसीएस किस तरह से बेहतरीन डिविडेंड देने में शुमार है। तो एक अच्छी वेल्थ क्रिएशन जर्नी आपने टीसीएस की देखी। टीसीएस इंपॉर्टेंट क्यों है? देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, सबसे पहला और सबसे क्रूशियल पॉइंट, ये अपने बड़े नेक्स्ट पीयर से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। ये देश की दूसरी सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली कंपनी है, जहां पर रिलायंस पहली है, और उसके बाद अगर कोई नाम शुमार है तो वो टीसीएस का आता है। निफ्टी 50 के कुल मुनाफे का करीब 10% हिस्सा अकेला टीसीएस लेकर आता है। और इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट और आज गणपति उत्सव का तीसरा दिन है और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में उत्सव की अलग ही रौनक दिखाई दे रही है। गणेश उत्सव में आम जनता के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी जमकर भाग ले रहे हैं। इस साल भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने घर गणपति को विराजित किया। हेमा मालिनी, ऋतिक रोशन, सोनाली बेंद्रे, श्रद्धा कपूर, शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा, तेजस्वी प्रकाश, सारा अली खान, दिया मिर्जा के घर गणपति विराजमान है। और इधर आज तीसरे दिन विसर्जन भी किया गया। सलमान खान की बहन अर्पिता के घर भी आज गणपति का विसर्जन हुआ। इस मौके पर सलमान अपनी मां हेलेन के साथ अर्पिता के घर पहुंचे। सलमान के साथ साथ वहां पर कैटरीना, विकी कौशल, नेहा धूपिया, स्वरा भास्कर, डेजी शाह और फिल्मी हस्तियों के साथ साथ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी उनके घर इस विसर्जन में नजर आए। बात अब मुंबई के जेएसबी गणपति की करेंगे, जो अपनी अकूत संपत्ति के लिए जाने जाते हैं। भारत के सबसे धनवान गणपति कहे जा सकते हैं वो। इस बार भी बप्पा की सजावट 66 किलो सोने और 395 किलो चांदी के आभूषणों से की गई है। यही कारण है कि जेएसबी मंडल ने इस साल 316 करोड़ का बीमा कवर किया है। मंडल पर गणपति दर्शन के लिए भक्तों का तांता है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रुचा कानोलकर ने। मुंबई में बड़े धूमधाम से गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। जीएसबी गणपति की ही बात करें तो किंग सर्कल का ये जीएसबी सेवा मंडल के जो गणेश जी है, इनकी मूर्ति की सुंदरता आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर गणेश भक्त आ चुके हैं। ये तीसरा दिन है गणेशोत्सव का और जीएसबी सेवा मंडल का ये जो बापा है, ये मुंबई ही नहीं तो पूरी भारत देश में सबसे अमीर बापा जाना जाता है। इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, बापा की जो मूर्ति है उसमें बड़े पैमाने पर सोना और चांदी का वापर किया गया है। बापा की मूर्ति बनाने में 68 किलो सोना और उसके साथ ही बापा के जो हाथ पाँव है वो सभी सोने से बनाए गए हैं। उसके साथ ही बापा जिस आसन पे विराजमान है वो आसन चांदी से बनाया गया है। इस संपूर्ण मूर्ति में 395 किलो सोने चांदी का वापर किया गया है। उसके साथ ही हम देख सकेंगे तो यहाँ पे तुला की जा रही है। जो भी गणेश भक्त है वो बापा को कुछ भेंट देने के लिए यहाँ पे आते हैं। वो खुद इस तुला में बैठ के अपने साथ जो भी धान्य है, कुछ फल है, उसके साथ अप्पम हो या फिर नारियल हो, इस सभी चीज़ों से तुला की जाती है। उसके साथ ही जीएसबी सेवा मंडल जाना जाता है उनकी शिष्टप्रियता के लिए। हर साल यहाँ पे लाखों की संख्या में भाविक आते हैं। मात्र इन सभी का व्यवस्थापन वॉलेंटियर से किया जाता है।
और इसके अलावा नागपुर में भी गणेश उत्सव की धूम है। नागपुर में एक मंडल ने गणेश जी के पंडाल को इस बार गीत गाया पत्थरों ने फिल्म की थीम पर तैयार किया है। नागपुर से हमारे सहयोगी तुषार कोहली की रिपोर्ट देखिए। आज हम नागपुर के प्रसिद्ध अष्टविनायक गणेश मंडल में है। धनतुली इलाके में ये गणेश मंडल है और पिछले 33 साल से यहाँ गणपति की स्थापना होती है। ये गणेश मंडल अपने आकर्षक झांकियों के लिए प्रसिद्ध है और इस साल इस गणेश मंडल ने जो झांकियाँ बनाई है वो भारतीय संस्कृति का जो वैदिक संस्कृति है उसका जो एक अनोखा दर्शन दिखाता है कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो वास्तुशिल्पकार थे, उन्होंने किस तरह से अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग मंदिरों में पत्थर को काट कर जो मूर्तियाँ बनाई गई, जिसकी मूर्तियों के माध्यम से अलग अलग हमारे संस्कृति का दर्शन दिखाया गया, वही यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया। और इस झांकियों को उन्होंने जो नाम दिया वो नाम है गीत गाया पत्थरों ने। तो हम देख सकते हैं कि भारत की अलग संस्कृति का पूरा दर्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। बाजू में जो विष्णु के 10 अवतार है उनकी भी प्रतिकृति साकारी गई है और वो जो शिल्पकार है उनको ये थीम का केंद्र बिंदु बनाया गया है कि शिल्पकारों ने किस तरह से चट्टानों को, पत्थरों को काट के ये पूरे भारतीय संस्कृति को अलग अलग जगह, अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग मंदिरों में एक दर्शन दिखाया है। गणेश मंडल के अध्यक्ष है मुन्ना जायसवाल, हम उनसे बात करेंगे। 33 साल की पुरानी परंपरा है आपकी, इस साल का कैसा माहौल है? कोविड के बाद 2 साल प्रतिबंध थे, इस बार प्रतिबंध हटाए गए और एक जोश देखने को मिल रहा है। इस साल हम लोग 2 साल से पूजा तो खंडित नहीं किए थे, हमने पूजा स्थापित किए थे। पूजा हमने जैसे हर साल होती है वैसे हर साल किए है और ये हमारा 33वां साल है। इसलिए हम लोग ने इस साल कुछ एक नया दिखाने के लिए, कोई जो जिसके लिए हम फेमस ही है। नागपुर में आज सब लोग आते हैं जयसवाल का गणपति देखने के लिए, अष्टविनायक गणपति देखने के लिए, तो इसका रीज़न ही है कि कुछ नई चीज़ें उनको देखने मिलती है जो आज तक उन्होंने कभी सोचा ना हो। पिछले 33 साल की इस मंडल की परंपरा है। अपने आकर्षक झांकियों के लिए ये मंडल प्रसिद्ध है और इस साल भी इन्होंने गीत गाया पत्थरों से जो एक आकर्षक झांकी बनाई है, जिसके माध्यम से यहाँ के जो गणेश भक्त हैं उनको आकर्षित किया है। और अब आपको ओडिशा की भी तस्वीर दिखाएंगे। ओडिशा के मयूरभंज में अलग तरीके की गणेश प्रतिमा लगाई गई है। ये मूर्ति 60,000 संगमरमर के गेंदों से बनी है। 10 फीट ऊंची इस मूर्ति के दर्शन के लिए भक्तों का तांता यहां लग रहा है। वहीं मुंबई के बांद्रा में बीजेपी के नेता आशीष शेलार के गणपति हमेशा से चर्चा का विषय में रहते हैं। इस बार उनकी ओर से बैठाए गए गणपति के पंडाल को नेपाल के श्री पशुपतिनाथ मंदिर की तर्ज पर सजाया गया है। 52 फीट ऊंचे इस पंडाल को बिल्कुल हूबहू पशुपतिनाथ जैसा बनाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।